बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल शुरू करते हैं। 3 घंटे 15 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जी हाँ, 3 घंटे 15 मिनट की तकरीबन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। शुरू में लोग आए, लेकिन लोगों को फिर काम था। किसी ने जाके अपना प्रोग्राम करना था, किसी ने बेगम को सब्जी भी जाहिर है डिलीवर करके जानी थी अपने शो पे जाने से पहले, किसी ने और को बच्चों को ट्यूशन पे छोड़ना था। सहाफ़ी बेचारों को कई काम भी होते हैं। दरमियान में से आधे लोग उठकर चले गए, लेकिन डीजी साहब दे दनादन जो है वो लगे रहे। आखिर पर कुछ फरमाइशी सवाल भी थे जिनका डीजी इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन चलते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने मामला जहाँ से शुरू किया, हमारे यहाँ गांव वगैरह में लोग जब फिल्म देखकर आते थे तो फिल्म का नाम उन्हें याद नहीं होता था। अक्सर वो लड़ाई देखने फिल्म को जाते थे, और कई दफ़ा फिल्म के अंदर आपने देखा होगा प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, उन सब के नाम चलते थे फिल्म शुरू होने से पहले पर्दे पर। और उसके बाद जैसे ही वो नाम चलने बंद होते थे, नंबर्स चलने बंद होते थे, स्क्रीन खुलती थी, तो पहला ही जो सीन आता था उसमें हीरो या विलन किसी को मुक्का मार रहा होता था। तो गांव वाले गांव में आके कहते थे फिल्म बड़ी चंगी है, उन्हें नंबरां तो ही काम में चुक देता है। मतलब कि फिल्म पर्दा खुलते ही पहला ही कसून, मतलब घौंसा। अब फील्ड मार्शल साहब के डीजी आईएसपीआर मुझे ना कहें कि आप 58 को 58 कहने पर एतराज़ कर रहे हैं, तो आप कसून कह रहे हैं घोंसे को। तो इसलिए मैं साथ साथ करेक्शन भी करता जाऊं। लेकिन मैं वर्दी में थोड़ी बैठा हूँ ना, मैंने यहाँ पर वर्दी नहीं पहनी हुई, डीजी आईएसपीआर भी नहीं हूँ। तो मैं अगर थोड़ी बहुत आगे पीछे कर जाऊँ तो मैं किसी इदारे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रहा, इसलिए मेरे पास स्पेस थोड़ी सी आपसे ज़्यादा है। लेकिन बहरहाल आज उन्होंने नंबरों से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस चुक दी। मतलब वो जैसे फिल्म मैंने बताया ना, पहला ही मौका उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि 2021 में ही दहशतगर्दी जो है वो बढ़ गई थी। मतलब पहले तो हाल ही में जो केपीके की गवर्नमेंट है हमारी, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की, अभी पिछली सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में तो हमारा जुर्म जो था वो ये पिछले साल 2 साल का ही था। लेकिन अब वो पीछे चले गए, हमारे आबाओ अजदाद पर भी चले गए। वो कह रहे हैं कि 2021 में ही इस गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए दहशतगर्दी बढ़ गई थी। एक ग्राफ उन्होंने दिखाया और उसके साथ दिखाया कि किस तरीके से देखें वहाँ पर दहशतगर्दी बढ़ गई थी। इल्ज़ाम उसमें यही लगाए, वो आगे चलकर आपको बताते हैं कि क्यों बढ़ गई। सिर्फ छोटा सा जवाब आपको दे दूं कि उसकी एक वजह ये भी सोच लीजिएगा डीजी साहब कि उस वक्त जो बाजवा साहब, वो अल्ताफ़ भाई जो जुमला कहते होते हैं, बाजवा साहब ने वो करना शुरू कर दिया था। और उस वजह से जाहिर है डीजी आईएसआई जो है उनको इमरान खान कहते रहे कि इनको ना बदलिए। इनका बहुत ज़्यादा जो एक्सपीरियंस है अफ़गानिस्तान के हवाले से, और मामलात अफ़गानिस्तान में काफ़ी काबू में थे, लेकिन आपके जो पुराने आर्मी चीफ थे वो बाज नहीं आए, उनको दरमियान में बदला। और दूसरा, हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ वो साजिश को हतमी शक्ल 2021 में दे चुके थे, इसलिए वो जो कुछ भी हो रहा था उसका सेहरा आपको बाजवा साहब के सर पर बांधना पड़ना है। आगे चलते हैं। भारत फिर उन्होंने कहा, फिर सबसे पहले तो तालिबान के उन्होंने लते लिए। कहा कि जब अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका वहाँ से गया और दोहा के अंदर मुज़ाकरात हुए, तो तालिबान ने 3 वादे किए थे। एक तो इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी, हम सारे धड़ों को इंक्लूड करेंगे। उन्होंने कहा कि तालिबान ने इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं की। फिर उन्होंने कहा कि तालिबान ने कहा था कि हमारी जो लैंड है वो टेरर के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। वो भी हुई, वो कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि उन्होंने वादा किया था कि वुमेन राइट्स का हम ख्याल रखेंगे, वो भी तालिबान ने ख्याल नहीं रखा। अब इसमें 2 चीज़ें तो कम से कम आपने भी ख्याल नहीं रखी। वैसे इंक्लूसिव आपके यहाँ भी इंक्लूसिव नहीं है। आपने भी अपने ही जो आपके थोड़े बहुत अर्दली शर्दली थे 17 सीटों के साथ उनको बिठा दिया। अवाम ने जिनको मैंडेट दिया, आपने उनसे मैंडेट भी छीन लिया, आपने उनसे गवर्नमेंट भी छीन ली, आपने उनसे राय भी छीन ली, और लूट मार आपने मुकम्मल कर दी। दूसरी तरफ आपने कहा विमेन राइट्स, तो अगर तालिबान नहीं दे रहे तो आप जितने की यास्मीन राशिद को, आप जितने का आपने बुशरा बीबी को राइट्स दिए हुए हैं, उनके घर वालों से आप मुलाकात तक नहीं करवाने देते। फिर पीटीआई की ख़वातीन को जिस तरीके से आपने मारा पीटा, जिस तरीके से जेलों में रखा, जिस तरीके से चादर चार दीवारी पामाल पहले बाजवा साहब ने करवाई 25 मई 2022 को, उसके बाद आपके मौजूदा चीफ साहब ने उसे 4 चांद लगाए। तो आप तो तालिबान से भी 4 गुना उस पे 4 हाथ आगे हैं। लेकिन चले, आपने कहा तो हमने कहा इससे बात शुरू करते हैं। तो 2021 का इन्होंने कहा कि जब तालिबान ने हुकूमत बना ली तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी वो तालिबान को सपोर्ट करती थी। अशारा उनका इमरान खान साहब की तरफ था, और कहा कि इधर से उन्हें भरपूर सपोर्ट मिली और इसी वजह से तालिबान बिगड़ गए और उन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया। फिर कहा कि दहशतगर्दी जो है वो बहुत बढ़ गई,
उसके बाद इमरान खान की इन गलतियों की वजह से 2021 में दहशतगर्दी बहुत बढ़ गई और उसके बाद हमने बतदरीज दिखाया कि बढ़ती गई कहते हैं। लेकिन अब जाहिर है उनसे सवाल होना था कि जो 2021 में थी उससे तो अब 4 गुना ज़्यादा बढ़ी हुई है और 2021 में अब दुनिया में दूसरे नंबर पर करार नहीं पाए दहशतगर्दी में, आप अब करार पाए हैं 2024 में। तो उसका जवाब पहले से ही सोच रखा था, कह रहे हैं मौसूफ, क्योंकि अब हम दहशतगर्दों से लड़ते ज़्यादा हैं, इंगेज ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए दहशतगर्दी के वाक़यात भी ज़्यादा हो रहे हैं। माशाल्लाह, इस मंतक को 21 तोपों की सलामी है। आगे कहते हैं इस इल्लत से, इस बुरी चीज़ से हमें हर सूरत लड़ना है। मतलब ये हमें समझ है, आप जनरल हैं, आपको सिर्फ लड़ना आता है, इसीलिए आपको कहते हैं कि जो सियासतदान होते हैं, असल सियासतदान, ये पपट नहीं, जिनके पास आवाम का असल में मैंडेट होता है, उनका काम होता है बातचीत करना, आपका लड़ना, उनका बातचीत। और अक्सर औकात ये मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी के साथ ही दहशतगर्दी जैसा कॉम्प्लेक्स मैटर जो है वो सॉल्व हो सकता है, उसके बगैर नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कहा कि जब हिंदुस्तान के साथ हमारी इंटरेक्शन हुई, वहाँ पर झड़प हुई, उसके बाद हिंदुस्तान ने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी अफ़गानिस्तान में और अब 546 हमले हर दिन हमारे ऊपर होना शुरू हो गए। फिर हमने बॉर्डर बंद कर दिया, वो कहते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा फिर हमने बॉर्डर बंद कर दिया, बॉर्डर जैसे ही बंद किया दहशतगर्दी ख़त्म हो गई। उन्होंने कहा हमें कोई परवाह नहीं, बॉर्डर बंद रहता तो रहे, बॉर्डर से बहुत गंदे काम होते हैं, वहाँ से अफ़गान ट्रांजिट से जो इधर से माल उधर जाता है, फिर वापस जो उधर से माल आता है सारा स्मगलिंग का, ये सब बड़ा गंदा काम होता है। हमने बॉर्डर बंद कर दिया, हम बंद ही रखना चाहते हैं, ये हमें क्या फ़र्क पड़ता है, बॉर्डर अगर बंद है तो बंद रहे, ये उनका कहना है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जैसे ही हमने बॉर्डर बंद किया है, 546 हर दिन पर होने वाले हमले जो हैं दहशतगर्दी के, वो अब 276 के करीब हो गए हैं। मतलब कि हमने उनमें खातर ख्वाह कमी कर ली है, ये DG ISPR साहब कह रहे हैं। DG साहब, ये अगर इतना ही आसान काम था तो मेरा ख्याल सारे ही बॉर्डर बंद कर लें आप। मतलब अगर इतना ही आसान काम है तो फिर फ़्लाइटें भी बंद कर दें, बॉर्डर भी बंद कर दें, ना कोई मुल्क से बाहर जाए ना आए, सुंजियाँ हो जन गलियाँ विच मिर्ज़ा यार फिरे, तो फिर तो मसला ही ख़त्म हो गया। और दूसरी बात, आपने अरबों रुपए की बाड़ लगा दी, तो तभी बॉर्डर बंद कर देना था। तब तो आप हमें बताते हैं कि बॉर्डर पोरस है, उसको बंद किया नहीं जा सकता। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आप ये हमें बताते रहे कि जो बाड़ लगी होती है वो किसी काम की नहीं होती, बॉर्डर को सील नहीं किया जा सकता। इस बॉर्डर के ऊपर आपने गालिबन 29 या 31 कहे थे ट्राइब्स हैं, या 27 कहे थे, जो दोनों तरफ डिवाइडेड हैं, आपने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमाया था। और इनको कोई जो वहाँ पर फेंस लगा हुआ है, जो बॉर्डर के ऊपर किसी किस्म का भी इंतज़ाम है, वो इनको सेपरेट नहीं कर सकता, लोगों की मूवमेंट को बंद नहीं कर सकता, इस बॉर्डर को सील नहीं किया जा सकता, इस बॉर्डर को बंद नहीं किया जा सकता। आज आप कह रहे हैं कि जब से आपने बॉर्डर बंद किया तब से दहशतगर्दी ख़त्म हो गई। तो फिर आप एक काम क्यों नहीं करते? आप जब बॉर्डर बंद कर सकते हैं सारे का सारा, तो आप सारा बॉर्डर बंद करके कोई एक आध जगह क्यों नहीं खुली रखते जहां पर सख्त चेकिंग हो और सिर्फ वहां से लोगों की आमदोरफ्त हो? तो ये पक्का ही काम कर दें। आखिर आपने 78 साल बाद पहली दफ़ा मान लिया कि आप बॉर्डर बंद कर सकते हैं, और साथ आपने ये भी माना कि बॉर्डर बंद होने के बाद दहशतगर्दी ख़त्म हो गई है। पहले तो आप मानते ही नहीं थे, आप कहते थे बॉर्डर बंद ही नहीं हो सकता। अब आपने पिछली दफ़ा झूठ बोला, ये झूठ नंबर 1 है जो हम आपका, वैसे तो झूठ इससे पहले भी हो चुके हैं, 2021 वाला भी आपने झूठ बोल दिया कि इमरान खान जो है उन्हें सपोर्ट कर रहे थे और ये कर रहे थे और वो कर रहे थे। लेकिन चले, ये झूठ नंबर 1 हो गया जो आपने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ही कहा था कि बॉर्डर बंद नहीं हो सकता। अब आप कह रहे हैं कि हमने बॉर्डर बंद कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर लोग कुछ गुमराह कुन बयानियाँ बना रहे हैं। उन्होंने इशारा किया फजल रहमान साहब की तरफ, जिन्होंने ये कहा था कि अगर आप काबिल पर ये हमला करते हैं, काबुल के ऊपर, ये इस प्रीटेक्स्ट के साथ कि वहाँ पर दहशतगर्द थे, हमने उन पर हमला किया, तो फिर हिंदुस्तान भी आपके इलाकों पर हमला कर सकता है इसी प्रीटेक्स्ट के साथ कि वहाँ पर हमारे लोग बैठे हुए थे। तो इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा कि क्या वो भी जायज़ होगा? तो अब इसके जवाब में DG ISPR साहब ने कहा कि हिंदुस्तान के ऊपर हमारा जो काबुल के ऊपर जो हमारा हमला था वो जायज़ था, हिंदुस्तान का हम पर हमला जायज़ नहीं था। हमने काबुल में कोई अफ़गान नेशनल्स को नहीं मारा, हमने वहाँ पर भी जो हमारे दहशतगर्द थे उनको मारा, मतलब पाकिस्तानियों को मारा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को ये कौन हक देता है कि वो किसी भी पाकिस्तानी को मारे? ये हक हम हिंदुस्तान को नहीं दे सकते कि वो हमारी सरजमीन पर हमला करे और किसी भी पाकिस्तानी को मारे। ये बात तो यहाँ तक दुरुस्त है, लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है,
आपको मतलब ये हक है कि आप 26 नवंबर में अपने ही पाकिस्तानियों के सरों में गोलियां मार के उनको मारें। ये हक आपके पास है। और जाहिर है हम ये तो कहते नहीं कि हिंदुस्तान के पास ये हक हो सकता है, किसी के पास ये हक नहीं होना चाहिए कि वो किसी भी पाकिस्तानी, मासूम पाकिस्तानी को वो कत्ल करे। ना ही उनकी अपनी गवर्नमेंट के पास ये हक या इख्तियार होना चाहिए, ना ही किसी बैरूनी दुश्मन मुल्क हो या दोस्त मुल्क हो किसी के पास ये इख्तियार होना चाहिए। लेकिन ये सवाल आपसे बनता है कि अगर हिंदुस्तान के पास तो ये हक नहीं है तो फिर आपके पास ये हक है जो आप हर जगह इसे इस्तेमाल करते फिर रहे हैं। आगे चलते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो 78 उन्होंने कहा कि हमले हुए, जिसमें नहीं 10 हमले हुए, कोई 10 हमले थे, वैसे हमले तो हज़ारों में हुए हैं। 10 हमलों की एग्जाम्पल दे रहे थे, कह रहे थे उसमें 78 दहशतगर्द आए, सभी मारे गए। हुजूर वाला वो दहशतगर्द आते ही अपने आप के साथ बम बांध के हैं, वो अपने आप को मार नहीं आते तो उन्होंने मर के ही जाना है। मैं ये नहीं कह रहा वो अच्छे हैं, अच्छा किया, उन्हें जहन्नम वासिल किया, हमारे वो दुश्मन हैं, हमारे लिए अजाब बने हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे लोगों को, हमारे अफसरान को, अहलकारों को, सिविलियंस को शहीद करते हैं, हमारे भाई बहनों, माओं, बेटों को, तो हमारे लिए बड़ी परेशानी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये वाला कहना कि 78 आए थे, 78 के 78 मारे गए, वो मरने ही आए थे, वापस उन्होंने कहाँ जाना था। उसके बाद फिर उन्होंने एक तराना चलाया जिसमें शहीदों की तस्वीर चलाई और सबको कहा कि आप सारे भी खड़े हो जाएं। फिर उन्होंने जल्दी से टोपी पहनी और टोपी ऐसे पहनी जैसे चले उसको छोड़ते हैं क्योंकि शहीदों की बात है, इस पर हम कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते, पर उन्होंने जल्दी से टोपी पहनी और सैल्यूट किया, जो कि बड़ी अच्छी बात है। हम ज़ाहिर यूनिफॉर्म में तो नहीं है, सैल्यूट तो नहीं, तमाम शहीदों के लिए हमारा इजहार अकीदत। हमेशा मैं कहता हूँ कि शहीद जो हैं वो हमारे, वो सिविलियन हों, वो कोई फ़ौजी अफसर हों, वो फ़ौजी एहलकार हों, वो पुलिस के लोग हों, वो कोई डॉक्टर हो, वो कोई इंजीनियर हो, वो आम शहरी हो, कोई भी हो, जो भी पाकिस्तानी शहीद है वो हमारे सर का ताज है, हमारे लिए बहुत ही मोहतरम है। फिर उन्होंने फ़ौरन जैसे ही वो तराना ख़त्म हुआ फ़ौरन डीजी साहब ने टोपी उतार ली, हालांकि आप टोपी पहने हुए अच्छे लगते हैं। आगे चलते हैं जी। फिर उन्होंने ये कहा इसके बाद कि जिरगे हो रहे, उन्होंने वीडियोज़ दिखाई, पहले बलूचिस्तान की फिर केपी की, और उन्होंने यहाँ पर हतमी तौर पर जो इमरान खान इनको समझा रहे थे वो डीजी साहब ने दोनों हाथ खड़े करके, हाथ खड़े नहीं किए, मैं मेटाफोरिकली कह रहा हूँ, दोनों हाथ खड़े करके उन्होंने ये मान लिया कि इमरान खान सच्चा था और हम गलत थे। अब डीजी कर क्या रहे हैं, वो वहाँ पर वीडियोज़ चला रहे हैं, पहले बलूचिस्तान की फिर केपी की, और क्या कह रहे हैं कि ये देखिए हम यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं, नौजवानों को मिल रहे हैं, हम जिरगे कर रहे हैं, हम ख़वातीन को मिल रहे हैं, हम इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन को मिल रहे हैं। और साथ डीजी के मुंह से एक बात निकली कि ये जो काइनेटिक ऑपरेशन है, ये जो लड़ाई झगड़े वाले ऑपरेशंस हैं, इनसे ज़्यादा फ़ायदा मिलने मिलाने से होता है। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं, डीजी ने अपने मुंह से कहा कि ये जो मिलने मिलाने का फ़ायदा है वो उससे कहीं ज़्यादा है। इसलिए देखिए कि हम काइनेटिक ऑपरेशन से भी ज़्यादा मुलाकातें करते हैं और हमारे और वहाँ की आवाम के दरमियान में कोई फ़र्क नहीं है। और जो कहते हैं कि रियासत में और वहाँ की आवाम में फ़र्क है, वो झूठ बोलते हैं, गलत बयानी करते हैं। देखें, हम में कोई फ़र्क नहीं है और हम मिलते हैं और अपने मुंह से कह रहे हैं कि ये मिलना, बात करना लड़ाई झगड़े से बेहतर है और इसके नतीजे बेहतर आते हैं। ये डीजी ने अपने मुँह से कहा। अब डीजी साहब को कोई समझाए कि आप वहाँ साल या 2 साल की पोस्टिंग के लिए जाते हैं, आप यूनिफॉर्म में, आप लड़ने के लिए हैं, बात करने के लिए नहीं है। हर चीज़ की मतलब आपके पास जो गन है वो मरहम लगाने के लिए नहीं है ज़ख्म पे, मरहम लगाने के लिए डॉक्टर साहब के पास कोई जो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, सर्जरी के लिए उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। इसी तरीके से आप ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाके सर्जरी नहीं कर सकते, आप मैदान जंग में लड़ सकते हैं। लेकिन अब मसला यहाँ पर क्या बना हुआ है, मसला यहाँ पर यह बना हुआ है कि आप बज़िद हैं कि आपने यूनिफॉर्म भी पहनना है और आपने मुज़ाकरात भी करने, क्योंकि सियासतदान सबसे बड़े आप बने हुए हैं। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने तो 1948 में ही आपको कह दिया था कि सिविलियन पॉलिसी बनाएंगे और आप फॉलो करेंगे, आपने हरगिज़ इसमें टांग नहीं अड़ानी। लेकिन आप लोग बाजी नहीं आते। 1948 से कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बात को आपने ना मानना शुरू किया है और आज तक आप नहीं मानते आ रहे और उसमें आपने सभी को बलि चढ़ा दिया है। अब आपको कौन समझाए कि बिल्कुल बात करना सबसे अच्छी बात है और यही इमरान खान कहते हैं। लेकिन फिर बात भी तो किसी ने करनी है ना, किसने करनी है? जो वहाँ पर अवामी नुमाइंदा होगा, जिसको अवाम ने मैंडेट दिया हुआ है, जिसको अवाम ने एहतराम दिया हुआ है, जिसको अवाम ने अपनी ज़ुबान दी हुई है, अपनी सपोर्ट दी हुई है, ना कि एक ऐसा यूनिफॉर्म वाला बंदा
जिसने वहाँ 1 साल जॉब करनी है, 2 साल करनी है, जिसकी कोई रूट्स नहीं है, कोई वहाँ पर पर्सनल कनेक्शन नहीं है, कोई पर्सनल शर्म हया एक दूसरे का नहीं है जो रख रखाव हमारी सोसाइटी में होता है, तो आप बातचीत भी खुद ही करना चाहते हैं, लड़ाई भी खुद ही करना चाहते हैं, सर्जरी भी खुद ही करना चाहते हैं। मतलब मैं हैरान हूँ आपके ऊपर कि आप खुद ही मान रहे हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे। आगे चलते हैं। आगे वो कहते हैं कोई हमें टस से मस नहीं कर सकता। हमें ये क्लैरिटी 2023 में मिल गई थी जब आर्मी चीफ ने एक उनका वो क्लिप वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे ये अल्लाह की फ़ौज है और हाथ काट दो दोनों तरफ से लोगों के, और उनको कत्ल कर दो और उन्हें फांसियां दे दो जो आपके ख़िलाफ़ खड़े होते हैं। जहाद सिर्फ जो है वो रियासत डिक्लेयर कर सकती वो। तो उन्होंने कहा 2023 से हमें वो क्लैरिटी आ गई है और आज भी वो क्लैरिटी हमें चलती आ रही है। यहाँ पर उन्होंने अंजुमन सताइश बामी का उन्होंने मुजाहरा किया और आसिम मुनीर साहब को चुक दिया, जैसे नंबरों से ही चुक देते हैं ना काम को, चुक दिया। पूरी पॉलिश उन्होंने जनाबे वाला यहाँ पर जो है वो मार दी उन्होंने, और उन्होंने आसिम मुनीर साहब को चुक दिया। 2 3 4 पीछे, जैसे आप मैगजीन नहीं लगी होती ऐसे एक के पीछे दूसरी उन्होंने उनकी खुशामद की। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने कहा जी ये क्लैरिटी तो है फौजी लीडरशिप की जो आसिम मुनीर साहब की, उन्होंने 1 2 3 4 उन्होंने वहाँ पर उनके बयान सुनवाए। अच्छा, यहाँ हैरानी हुई कि उन्होंने किसी एयर चीफ का कोई बयान नहीं सुनवाया, यहाँ पर नेवल चीफ का कोई बयान नहीं सुनाया। ऐसा लगता है वो बेचारे तो मौजूद ही नहीं है, उनके भी सुना देने थे ताकि नज़र आता कि सभी एक ही हैं। तो वो सारे आपके साथ ही, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन उनके भी बयान ऐड कर दिया कि करें, उनको भी ज़रा थोड़ी स्क्रीन के ऊपर रूनुमाई मिल जाए। आप DG ISPR हैं हजूर, आप डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज हैं, और आप तो खैर आपके चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बने हुए हैं, तो उनको भी थोड़ी रिप्रेजेंटेशन यहाँ दे दिया करें, कोई ऐसा मसला नहीं। बहरहाल ये चलाने के बाद उन्होंने आगे जो काम किया, उन्होंने कहा कि ये खारजी फितरतुल हिंदुस्तान, इस पर फील्ड मार्शल क्लियर हैं। और साथ ही उन्होंने आसिम मुनीर साहब के बयानों के बाद जरदारी साहब के बयान चलाए, फिर शहबाज शरीफ के बयान चलाए, और फिर तीनों वज़राए आला के बयान चलाए। पहले मरियम नवाज़ के, फिर मुराद अली शाह साहब के, और फिर सरफराज बुगटी जो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर हैं उनके। और कहा कि ये देखें मिलिट्री जो आसिम मुनीर साहब के बयान चलाए, और फिर इन सब के जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहबा, मुराद अली शाह साहब, सरफराज बुगटी साहब, इन सब के बयान चला के कहते हैं ये देखें मिलिट्री और डेमोक्रेटिक लीडरशिप जो है सबका एक ही बयानी है। नहीं सर, यहाँ आप गलत हैं, ये झूठ नंबर, बड़ा झूठ नंबर 2 है ये आपका। ये डेमोक्रेटिक लीडरशिप नहीं है, ये आप ही की ये मिलिट्री का ही बयानिया है सारा। ये भी आपके लांसनायक वगैरह ही हैं जो आपने ये सारे सुनवाए हैं। ये कोई आज़ादाना, इनके पास कौम का मैंडेट नहीं है। जिसके पास कौम का मैंडेट है उन्हें इमरान खान साहब को आसिम मुनीर साहब ने अगवा करके अडयाला जेल के अंदर रखा हुआ है। ये बाकी जितने आपने बयानात सुनवाए हैं ये तो आपके अपने लांसनायक वगैरह हैं सारे। ये तो अस्करी बयानियाँ ही हैं, फौजी बयानियाँ ही हैं, इसमें कोई सिविलियन बयानियाँ शामिल नहीं है। मतलब के हैं तो ये सिविलियन, लेकिन इनके पास कोई मैंडेट नहीं है आवाम का कि आपने उसको उस तरीके से पेश किया। तो ये ज़रा थोड़ी यहाँ 2 नंबरी हो गई जनाब, ये मिलिट्री का बयानियाँ ही है। अच्छा, अब इसके ऊपर तबसरे हैं लोगों के। मैं एक तबसरा पढ़ रहा था कि आज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने KP को पाकिस्तान से अलहदा करने की साजिश कर दी और कहा कि पाकिस्तान सारा इकट्ठा है, लेकिन इसमें KP को शामिल नहीं किया, क्योंकि उन्होंने तीनों सूबों के वज़राए आला की स्टेटमेंट सुनाई, लेकिन KP के वज़ीर आला को निशाना बनाया। आगे चल के आपको बताते हैं। और उनकी उलट सारी दास्तान मीन उनके ऊपर सारा इल्ज़ाम डाल दिया। उन्होंने कहा कि तीनों वज़ीर आला के पैगामात दिखाए, लेकिन एक वज़ीर आला को माइनस किया, बल्कि उसके ऊपर हमले किए। अब आगे उन्होंने काम शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी ये KP वालों के बयानात सुनिए। ये बयानात सुना के कि आसिम मुनीर साहब और सारे ये जिनके बयानात सुनाए कि ये देखें हम एक पेज पे हैं, और फिर मुखालिफ पार्टी भी सामने ले आए। उन्होंने कहा जी ये ज़रा पहला झूठ सुने। उन्होंने फिर सुहेल अफरीदी साहब का बयान सुनवाया, जिसमें सुहेल अफरीदी साहब कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी जो है ये सिर्फ हमारे मुल्क में ही क्यों होती है, बाकी उनके हमसाया मुल्कों में दहशतगर्दी अफ़गानिस्तान से क्यों नहीं होती, उनकी अफ़गानिस्तान के साथ ऐसी कोई लड़ाई क्यों नहीं होती। ये सुहेल अफरीदी का सवाल था। DG साहब ने कहा ये झूठ है।